ठीक है, आज के लेक्चर में या आज की क्लास में हमें ये स्टार्ट करना है कि पीएचपी, पहले तो ये समझना है कि पीएचपी एक्चुअली है क्या। ठीक है, पीएचपी एक्चुअली हमारे पास, अगर मैं इंट्रोडक्शन की तरफ आऊँ तो पीएचपी ये कहता है कि ये, अगर मैं फुल फॉर्म देखूँ कि व्हाट इज़ पीएचपी, एक्चुअली पीएचपी क्या है, तो पीएचपी की फुल फॉर्म हमारे पास क्या आती है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मतलब ये है कि ये कोई ना कोई क्या है, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है जो काम कर रही है आपके पास, किस लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखी है, ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यहाँ पर जब आया है तो आप लोगों को याद हो कि हमने एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी थी और वो हमारे पास थी जावास्क्रिप्ट। सही है, और जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे हम, कि हम क्लाइंट साइड की चीज़ों को हैंडल करते थे। मतलब बटन क्लिक के ऊपर कोई फंक्शन मुझे दिखाना है तो हम वहाँ पे फंक्शन अप्लाई करते थे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से पीएचपी भी हमारे पास क्या है, ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और किस लिए यूज़ हो रही होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए। अब देखो पीएचपी में और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो पीएचपी है मेरे पास, वो जो काम कर रही होती है वो काम करती है सर्वर साइड के ऊपर, और जो जावास्क्रिप्ट थी वो मेरे पास काम किस लिए कर रही होती है, वो काम करती है मेरे पास क्लाइंट साइड के ऊपर। तो ये मेरे पास क्या है, दोनों ही लैंग्वेजेस क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आ जाती है। फिर ये कह रहे हैं कि इसका जब हम कोड लिखते हैं, कि अगर भाई चलो हम पीएचपी पढ़ रहे हैं तो इसका कोड किस तरीके से लिखा जाएगा, कि अगर हम वेब डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट में इसकी कोडिंग किस तरीके से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोड एम्बेडेड इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स। मतलब ये है कि जब भी आपको पीएचपी के ऊपर काम करना होता है, आप उसको खाली नहीं यूज़ करते। ठीक है, पीएचपी खाली यूज़ नहीं करते हैं। अब आप खाली नहीं यूज़ करते तो किसके साथ यूज़ करते हैं हम फिर यूज़ करते हैं एचटीएमएल के साथ, सीएसएस के साथ, बूटस्ट्रैप के साथ। और जो सर्वर साइड का काम करवाना होता है, हम उसमें किस में कर रहे होते हैं, हम उसको पीएचपी पे प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये है कि आपके पास पीएचपी एक अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है, एक अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जो वेब डेवलपमेंट कर रहे थे दूसरी टेक्नोलॉजी से, वही सेम डेवलपमेंट आप पीएचपी के साथ कर सकते हो विद एचटीएमएल कोड एंड सीएसएस, और जितनी भी आपने ये कह लो कि डेवलपमेंट या वेबसाइट्स के लिए लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उनके साथ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर। पीएचपी की जितना भी काम होगा, मतलब आप जितना भी वहाँ पे बताएंगे कि ये चीज़ पीएचपी के रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर रन होंगी, वेब सर्वर। अब देखो वेब सर्वर की बात आती है तो अभी हमने ASP.NET पे भी यही बात कही थी कि वेब, या आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं ASP.NET में, वो सर्वर के ऊपर जाके क्या करती हैं, रन करती हैं। और सर्वर में हमने देखा था कि MVC में या ASP.NET में जो सर्वर होता है वो एक होता है IIS का सर्वर होता है और एक ISA का सर्वर। मतलब वो दो सर्वर क्यों क्या करते हैं, सपोर्ट कर कर आ रहा होता है। इसी तरीके से पीएचपी में भी हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग रन होगी, पीएचपी के जो कोड रन होंगे वो भी कहाँ पर होंगे, सर्वर साइड के ऊपर रन होंगे। ठीक है, इसी के साथ क्या कह रहा है कि पीएचपी सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंटैक्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंटैक्स से मुराद जो हमने ऊप के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये जो चार हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ये चार के चार कॉन्सेप्ट आप पीएचपी पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट हमने पढ़े थे। इसके लिए अगर इनहेरिटेंस है तो पूरा पूरा मेथड हमें कॉल नहीं करवाना पड़ा था, हम क्या कर रहे थे, उसको इनहेरिट करवा रहे थे। तो यही सारी जो चीज़ें हैं हम पीएचपी पे भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ अब बात आ जाती है वेब सर्वर की। तो वेब सर्वर हम कौन सा यूज़ करेंगे पीएचपी के साथ। ASP.NET में वेब सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट जब हम विजुअल स्टूडियो चलाते हैं तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है, और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कौन कौन सा सर्वर, ISA का और IIS का। ये सिर्फ क्या करता है, दो सपोर्ट करता है अगर मैं ASP.NET की बात करूँ। लेकिन जब हम बात आती है पीएचपी की, तो पीएचपी में आप IIS सर्वर के ऊपर भी काम कर सकते हो, मतलब आप उस सर्वर के ऊपर भी चला सकते हो। एक हमारे पास सर्वर होता है अपाचे का सर्वर, और एक हमारे पास होता है ज़्यूस का वेब सर्वर। ये सारे क्या है, वेब सर्विसेज हैं। ठीक है, किस तरीके से होगा ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाओ कि पीएचपी की फाइल्स में आखिर मैंने जैसे अभी बताया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं।
तो वो ये कह रहा है कि पीएचपी की फाइल में यहाँ एचटीएमएल भी हो सकता है, सीएसएस भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट भी होगी और पीएचपी के कोड भी होंगे। लेकिन जो फाइल हम सेव करेंगे वो सेव हम किस एक्सटेंशन से करेंगे? डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन से। मतलब क्या है कि आप उस ए फाइल में एचटीएमएल का कोड डाल दो और वहाँ पर सिर्फ पीएचपी का 2 लाइनों का कोड भी अगर होगा तो आप उस फाइल को डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन से सेव करेंगे बजाय डॉट एचटीएमएल के। अगर आपने डॉट एचटीएमएल से कर लिया तो जो पीएचपी वाला कोड है वो रन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि अब से हम जितना भी काम करेंगे पीएचपी का, उसमें आप चाहे पूरा एचटीएमएल का कोड ही क्यों ना हो, लेकिन आप जो एक्सटेंशन होगी वो किससे हिसाब से सेव होगी? वो डॉट पीएचपी के हिसाब से सेव होगी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि हम पीएचपी करते क्यों हैं यूज़। यही कहता है कि पीएचपी मेरे पास क्या है, इजी फॉर यूज़ है बिगनर्स के लिए, और इसमें एडवांस फीचर्स हैं जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स को बनाने के काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि पीएचपी पे अगर मैं रियल टाइम की एप्लीकेशंस के ऊपर बात करूं तो रियल टाइम वेबसाइट्स में हमारे पास वर्डप्रेस का जो काम है वो भी हमारे पास पीएचपी से रिलेट कर कर काम करता है। मतलब जितनी भी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम सर्वर साइड के ऊपर काम करते हैं वहाँ पर हमारे पास पीएचपी क्या करता है, यूज़ हो रहा होता है। फिर इसी के साथ कह रहे हैं कि पीएचपी को कैसे यूज़ करेंगे। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ करी थी और जावास्क्रिप्ट हमने ये कहा था कि हम उसको इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे। और अगर हमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती थी तो हम वहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते थे और स्क्रिप्ट का टैग क्या करते थे, क्लोज करते थे, और उसके बीच में हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे, फंक्शन बनाते थे, वेरिएबल्स बनाते थे एंड सो ऑन, जितना जावास्क्रिप्ट का काम होता था वो करते थे। उसी तरीके से एचटीएमएल की उसी फाइल में हमें अगर पीएचपी का कोड लिखना होगा तो हमें वहाँ पीएचपी का ब्लॉक बनाना क्या है, लाजमी है। सही है। अब यहाँ पे देखो पीएचपी का ब्लॉक किस तरीके से बनता है, मेरे पास बनेगा ग्रेटर देन का सिंबल, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, फिर आप इसको बंद कैसे करोगे, क्वेश्चन मार्क एंड देन लेस देन का सिंबल। मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये वाला जो कोड है आप इसको पीएचपी का ब्लॉक कहते हैं और इसके बिटवीन जितना भी काम होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, उस ब्लॉक के अंदर कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास क्लोजिंग और एंडिंग टैग होते हैं उस तरीके से इसका क्लोजिंग और एंडिंग टैग नहीं है, ये पूरा एक ब्लॉक बना के काम करता है। सही है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको उस तरीके से यूज करते हैं। इंशाल्लाह हम आगे इसको लेक्चर में करेंगे तो हम इसकी एग्जाम्पल भी वहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएचपी के और एडवांस कुछ एडवांटेजेस हैं जिसको यहाँ पर देख लेते हैं। वो कह रहा है कि पीएचपी क्या है, मेरे पास कंपैटिबल है। कंपैटिबल से मुराद कि पीएचपी मेरे पास सर्वर साइड कंपैटिबिलिटी के ऊपर काम करती है। किस तरीके से कि मैं उसके साथ अपाचे का भी सर्वर इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैं आईआईएस का सर्वर भी इंस्टॉल कर सकती हूँ और मैं बाकी जितने भी सर्वर हैं जो पीएचपी सपोर्ट करता है मैं उसके ऊपर काम कर सकती हूँ। मतलब ये है कि ये किसी एक उसके ऊपर स्टक नहीं होगी, आपके पास हर तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है कि जो डेटाबेस की कंपैटिबिलिटी है वो भी आपके पास क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल से मुराद कि अभी आप लोगों ने एसक्यूएल सर्वर पढ़ा है, सही है, एमएस एसक्यूएल जिसको हम कहते थे, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। आपको वहाँ के डेटाबेस के क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोगों ने अभी प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। आप ये कहते हैं कि मुझे जो है वो डेटाबेस पीएचपी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज़ करना है, कौन सा वाला यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज़ करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर एक इसका ऑफिशियली जो हम यूज़ हो रहा होता है वो हमारे पास होता है माई एसक्यूएल का डेटाबेस। सही है, माई एसक्यूएल का डेटाबेस ये नहीं है कि आप इसको लाजमी तौर पे वही यूज़ करेंगे, लेकिन आपके पास एक ये कह लो ऑप्शनल, ये कह लो मैंडेटरी भी नहीं कह रही, मगर आपको जो मोस्टली यूज़ होता है वो माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज़ किया जाता है पीएचपी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ओरेकल का डेटाबेस है और बाकी जितने भी डेटाबेस हैं वो सारे क्या हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी है पीएचपी में। नेक्स्ट इसी के साथ कह रहा है कि पीएचपी किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल सकती है। तो यहाँ पर लिखा है कि पीएचपी मेरे पास विंडोज़ के ऊपर भी काम करती है,
PHP मेरे पास मैक ओएस के ऊपर भी चलती है और PHP मेरे पास लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चल सकती है। मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन ऐसी बनाई है जो PHP सपोर्टेबल है और आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं तो उससे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो PHP है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करती है, सपोर्ट करती है और इसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो क्या है, आपको ओपन सोर्स मिलेंगे। फिर इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल। पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल में ये कहना है कि आपका जो कोड है वो क्या होगा आपके पास विदाउट रिबूटिंग द सर्वर, या आपका जो वेबसाइट का कोड है वो आपकी सर्वर के ऊपर आपको मिलेगा। और जितने भी लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक जैसे मैंने लिखा था फेसबुक, ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हो गई, वो ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, PHP को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसी के साथ आप इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद कि वो वेबसाइट या ऐसी वेबसाइट जो आपको कस्टमाइजेशन की काम ऑफर करती हैं, जिस तरीके से वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के बैकएंड के ऊपर भी, सर्वर साइड पर भी हमारे पास जो लैंग्वेज काम करती है वो कौन सी काम करती है, हमारे पास PHP वर्क कर रही होती है। ठीक है, इसी के साथ वो क्या कह रहा है कि ओपन सोर्स। ओपन सोर्स से मुराद, देखो ओपन सोर्स का पहले मतलब समझो कि ओपन सोर्स होता क्या है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके कोड आपको नेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल हो। मतलब आपको उसको कोड, अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो आपको उसका कोड देखने के लिए या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसको देखने के लिए कुछ पे ना करना पड़े, और आपको उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए भी कोई चीज़ें पे ना करनी पड़े। तो जो इतने भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ओपन सोर्स। मतलब आपको उसका कोड, अगर आप कहीं पर भी लिखो कि मुझे फला इस चीज़ का मुझे कोड चाहिए, मुझे इस वेबसाइट का कोड चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें क्या है आपके पास, ओपन सोर्स कहलाती हैं। जब ओपन सोर्स है तो आपके पास क्या आ जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास ज़्यादा कॉस्ट का इफेक्टिवली काम कर सकते हैं आप, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें नेट पर अवेलेबल होती हैं। इसी के साथ अच्छा भैया, अब देखो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम। हिस्ट्री किस चीज़ की हम पढ़ेंगे, PHP की हिस्ट्री, के PHP कब, उसका इन्वेंशन कब हुई, और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कब कौन सा वर्जन आया एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो, एक था रैस्मस लैरडॉफ, जिसने PHP को लॉन्च किया, जिसमें PHP की कंट्रीब्यूशन थी। जो फर्स्ट इसका वर्जन आया PHP का, वो मेरे पास यहाँ पर कह रहे हैं कि सेट ऑफ कॉमन गेटवे इंटरफेस था। इसी के साथ हमारे पास जो पहला वर्जन आया था वो 1994 में था। इसी के बाद इसमें देखो, हर जब भी आप लोग अभी जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या जितने भी काम कर रहे होते हो, उसमें क्या होती हैं, अपडेशन आती रहती हैं। तो इसी तरीके से सारी लैंग्वेजेस में अपडेशन आती रहती हैं, उनके वर्जन्स आते रहते हैं और उनकी अपडेट होती रहती हैं। तो इसी तरीके से PHP में भी क्या हुआ, आपके पास बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई। पहले वर्जन में ऐसा कुछ नहीं था, नेक्स्ट वर्जन में इन्होंने क्या कहा कि आपके पास और सारी लैंग्वेजेस भी इसमें ऐड हो गई। सेकंड में वो क्या हो गया, आपके पास डेटाबेस सपोर्ट हो गया। डेटाबेस सपोर्ट में मेरे पास MS SQL होगा, MySQL हो गया। ठीक है, ये सारे डेटाबेस सपोर्ट हो गए। फिर इसी के साथ इसका कुछ और एडवांस फीचर्स आ गए और वो चीज़ें रिप्लेस हो गई जो क्या थी आपके पास, लैक्मेसी। और इसी में 1997 में 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ। और इसी के साथ जो हम PHP पे काम करेंगे अभी, वो हमारे पास क्या होगा, PHP का 7 वर्जन है। और होपफुली PHP पे 7.4 भी आ गया हो, 7.3 भी हो, तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा हम उस पे काम करेंगे PHP के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे हमारी चीज़ें PHP की हिस्ट्री में आ जाती हैं। ठीक है, अभी तक जो PHP का लेटेस्ट वर्जन जो मैंने पढ़ा था वैसे तो 7.4 है, सही है, 7.4.0। और इसी के साथ फिर हम इसको देखेंगे कि इसमें और क्या अपडेशन हुई है और बाकी सारी चीज़ें। फिर हमारे पास आ जाता है कि भाई क्या कहते हैं, PHP हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। सिर्फ किस लिए, क्योंकि ये हमारे पास एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये हमारे पास कॉमन गेटवे इंटरफेस से मुराद के क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन करवाने के लिए काम करती है PHP। जिस तरीके से आप लोगों ने ASP.NET पे काम किया कि मैं अगर वेब फॉर्म के ऊपर कोई भी डेटाबेस
उसका डाटा एंटर करती हूँ फॉर्म में, तो मेरे डेटाबेस में जाके क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो जो सेविंग वाला मटेरियल है वो आपके पास क्या कहलाता है, पीएचपी में करके काम करता है। फिर इसी के साथ पीएचपी में हमारे पास किस चीज़ों की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है, कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग है, और हम उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास क्या है, वास्ट एरिया है कि आप पीएचपी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास कि पीएचपी को इंस्टॉल कैसे करेंगे या हम वहाँ पे काम कैसे करेंगे। तो देखो, मैंने पहले बात करी थी कि हम जब पीएचपी पे करते हैं काम, तो पीएचपी जिस तरीके से एचटीएमएल में हमें एचटीएमएल को डाउनलोड नहीं करना पड़ता था, हमें क्या चीज़ चाहिए होती थी डाउनलोड करने के लिए, हमें चाहिए होता था उसका कोई ना कोई एडिटर। इसी तरीके से जब हम पीएचपी के ऊपर काम करते हैं तो हमें वहाँ पर एक सर्वर चाहिए होता है, जो हमें क्या करता है कि उसको पीएचपी रन करवाने के काम करता है। अब देखो, मैंने पहले बताया कि पीएचपी के जो सर्वर्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो कौन से यूज़ करेंगे, अपाचे का सर्वर। अब अपाचे का सर्वर कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ पीएचपी का जो सर्वर है उसमें एक ये कह लो सर्विस पैक है। सर्विस पैक से मुराद के मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएँ, और वो सारी चीज़ें आपको किस सर्विस पैक में मिलती हैं, वो मिलती है जैम। ठीक है, जैम को मैं यहाँ पे लिखूंगी जैम डाउनलोड। अब देखो, चॉइस आप लोगों की है, दो सर्वर आपके पास मोस्टली यूज होते हैं जब भी हम पीएचपी के ऊपर काम करते हैं। एक मेरे पास यूज होता है जैम और एक मेरे पास यूज होता है वैम्प। ठीक है, वैम सर्वर होता है, जैम सर्वर होता है। डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप कौन सा सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो मेरे पास कौन सा यूज़ होता है, जैम सर्वर। दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं है। फ़र्क अगर होगा तो उसके रूट डायरेक्टरी का होगा, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होगा। सही है, तो आप लोग क्या करेगा, अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे आप उसके ऊपर काम कर लीजिएगा, दोनों में से जो इंस्टॉल करना हो आप उसको कर लीजिएगा। लेकिन मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, जैम सर्वर, और आप लोग भी अगर प्रेफर करें तो आप लोग भी जैम सर्वर के ऊपर ही काम करें। अब देखो, ये कह रहा है जैम फॉर विंडोज, सही है, और यहाँ पर देखो वर्जन लिखा है पीएचपी के। ये कह रहा है कि जैम का वर्जन है 7.4.6 और पीएचपी का भी वर्जन यहाँ पे क्या है, 7.4.6। मतलब ये है कि आपके पास इसके भी अब क्या हो रहे हैं, वर्जन इनहेंस होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं नीचे थोड़ा सा और इस पे एक्सप्लोर करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो विंडोज़ के लिए भी है। ठीक है, आप काम कर सकते हो, आप लिनक्स के ऊपर भी काम कर सकते हो, आप ओएस के ऊपर भी काम कर सकते हो। मतलब ये है कि ये मेरे पास कंपैटिबल है, और सारी जगहों पर देखो जो लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन क्या है, सबका सेम है। तो आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप उसके ऊपर रहते हुए क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप लोग अपने हिसाब से अपनी पीसी की रेजोल्यूशन देखते हुए इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मेरे पास, अच्छा, आप लोगों के पास दो ऑप्शन होंगे कि या तो आप वैम जैम सर्वर इंस्टॉल कर लें, ठीक है, या आप कौन सा सर्वर इंस्टॉल कर लें, वैम सर्वर। ये दोनों सर्वर सेम हैं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास डिफरेंस का आएगा, इसकी रूट डायरेक्टरी का डिफरेंस आएगा। तो बेटर है कि आपको जो सूटेबल लगे आप उसको ये क्या करें, अपने हिसाब से डाउनलोड कर लें। लेकिन मैं जो प्रेफर करूँगी या मैं जिसके ऊपर काम करूँगी वो मैं जैम सर्वर के ऊपर करूँगी, जो कि ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वैम सर्वर है, वैम सर्वर को करना चाहें तो आप वैम सर्वर कर लें, अदरवाइज अगर आप जैम सर्वर करना चाहें तो जैम सर्वर कर लें। इसी के साथ देखो, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल कर रही हूँ, तो मैंने अपने पास सबसे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके रख लिया। ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, जब तक आप लोग अपने पास